Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द क्रिप्टो न्यूज़। तो हम देखते हैं मार्केट में क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, वीकेंड में क्या नए डेवलपमेंट्स हुए मार्केट में, उन सब से हम शुरुआत करते हैं इक्विटी मार्केट से। तो आप स्क्रीन्स पे देख सकते हैं जो ग्लोबल मार्केट है। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करता हूँ तो यूएस मार्केट आज अच्छा खासा पॉजिटिव में सर्च होके क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं नैस्डैक ऑलमोस्ट 1.2%, S&P ऑलमोस्ट 1%, एंड जो डाउ जोन्स है वो 0.6% इन ऊपर क्लोज हुए हैं। तो मार्केट अच्छा खासा यूएस मार्केट अच्छा खासा जो है आज परफॉर्म किया है। अगर मैं बाकी यूरोपियन एशियन इंडाइसेस की बात करता हूँ तो मेजरली सारे के सारे जो इंडाइसेस है वो इन रेड ही क्लोज हुए हैं। सिर्फ यूएस मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि आज इन ग्रीन अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है। उसका रीज़न है नैस्डैक एंड S&P 500 जो आज अच्छा खासा रैली था। जो टेक स्टॉक्स है, जो सॉफ्टवेयर स्टॉक्स है, उनमें अच्छा खासा रैली था। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों आज मार्केट जो है इन ग्रीन क्लोज हुआ है। ऑल्दो जो कॉन्सिक्वेंसेस है जो पीस डील की जो बात चल रही थी लास्ट वीक, जो होने वाला था, वो डील फेल होने के बावजूद भी क्यों मार्केट इतना सर्च कर रहा है। ऑयल प्राइसेस इतना बढ़ चुके हैं लेकिन उसके बावजूद मार्केट में वो कंसर्न्स आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा है, उन सब के बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। आ जाते हैं अब क्रिप्टो मार्केट पे। तो ओवरऑल जो मार्केट कैप है वो 2.48 ट्रिलियन पे है आज, अप 2.5%। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है न्यूट्रल शो इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मैं उन सब के बारे में मैं बात करूँगा। मेरा ओपिनियन जो है मार्केट को लेके, मेरा जो परसेप्शन है वो सब के बारे में भी हम बात करते हैं। देख लेते हैं जो बिटकॉइन है आज ऑलमोस्ट अभी पिछले कुछ घंटों में अच्छा खासा इन ग्रीन मार्केट जो है, मार्केट का जो सेंटिमेंट है, जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है। जो पूरा का पूरा जो मार्केट कैप है, मेजॉरिटी ऑफ द टोकन्स एंड कॉइन्स जो है वो इन ग्रीन अभी परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिटकॉइन 73 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इथीरियम 22 के ऊपर, $2200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग लौट के आ रही है, ऐसा हमको क्लियरली दिख रहा है। इसका हम हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि नैस्डैक एंड S&P 500 में स्पेशली नैस्डैक में इतना अच्छा जो क्लोजर मिला है नैस्डैक को आज, उसका एक कंटिन्यूएशन हम कह सकते हैं कि आज जो क्रिप्टो मार्केट जो अभी एज ऑफ नाउ जो प्राइस एक्शन मार्केट में हम देख रहे हैं वो शायद हम नैस्डैक की वजह से है कि क्योंकि नैस्डैक अच्छा खासा क्लोज हुआ है इन ग्रीन, तो शायद उसके वजह से हम जो है क्रिप्टो में भी थोड़ा बहुत बाइंग देख रहे हैं। तो अब आ जाते हैं न्यूज़ पे। तो सबसे पहला न्यूज़ आर्टिकल है क्लैरिटी एक्ट। तो क्लैरिटी एक्ट के बारे में हमने काफ़ी सारे वीडियोस में बात भी की है, एंड क्लैरिटी एक्ट शायद इस बार अभी ऐसे पोजीशन पे है क्लैरिटी एक्ट की, या आइदर इट विल पास और इट विल डाई कम्प्लीटली। तो क्या है, क्योंकि अभी जो क्लैरिटी एक्ट है, हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था, हमने लास्ट टाइम जब क्लैरिटी एक्ट के बारे में बात की थी तो क्लैरिटी एक्ट सीनेट से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में गया था, जहाँ पे वो पास नहीं हुआ था, एंड थोड़े बहुत चेंजेस प्रपोज किए गए थे, एंड वो वापस से सेनेट में आया है। एंड वो इस बार सेनेट में उसके वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एंड उसके बाद वो फिर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा। तो द थिंग इज़ अभी यहाँ से हम कुछ 2 to 3 वीक्स टाइम है क्लैरिटी एक्ट पास होने के लिए। क्यों? क्योंकि मई एंड में वो मेमोरियल डे, यूएस में मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया जाता है, एंड वो ब्रेक के बाद जो है जो भी जो लेजिस्लेटर्स है, वो जो भी जो हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स है या सेनेट के रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो आफ्टर द मिड
आफ्टर द मेमोरियल ब्रेक वो पूरा का पूरा फोकस अपने मिड टर्म इलेक्शंस में डालने वाले हैं, जो कि अक्टूबर में होने वाला है। तो अक्टूबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, जहाँ पे देखा जाएगा कि जो जो ट्रम्प है, या जो भी कैंडिडेट्स है, जो करंट कैंडिडेट ट्रम्प है, उन्होंने पिछले 2 साल में कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट उनका जो 2 साल का टेन्योर है, तो क्योंकि मिड टर्म 4 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो 2 साल में ये दूसरा साल होगा, तो वहाँ पे उनको सॉर्ट ऑफ एक टेस्ट होगा उनके लिए। अगर वो उसमें भी अच्छा खासा वोट से पास हो जाते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं तो जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है हाउस में वो कम होगा, जो कांग्रेस में जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो कम होगा। एंड अगर मान के चलिए क्योंकि ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, तो जो अभी रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में मेजॉरिटी में है, एंड अगर ट्रम्प मिड टर्म इलेक्शंस में उनको पॉजिटिव वोट नहीं आता या ज़्यादा वोट्स नहीं आते हैं, तो वो काफ़ी सारे सीट्स खो सकते हैं। एंड हम देख सकते हैं डेमोक्रेट्स, जो कि उनका ऑपोजिशन पार्टी है, वो मेजॉरिटी में आ सकती हैं। एंड हमने पिछले टर्म में देखा डेमोक्रेट्स, जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, तब क्रिप्टो के लिए वो जो टेन्योर था, जो डेमोक्रेट्स का टेन्योर जो था, वो कितना एक चैलेंजिंग था। एंड हमने ट्रम्प से यही एक्सपेक्ट करके जो क्रिप्टो कम्युनिटी था, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए थे ट्रम्प से कि जब ट्रम्प आएंगे तो क्रिप्टो के लिए वो काफ़ी कुछ करेंगे। एंड शायद हमने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस देखा है, लेकिन जैसे जीनियस एक्ट तो जीनियस एक्ट जो भी है वो पास हो चुका है, वो एक लॉ बन चुका है। अब ये क्लैरिटी एक्ट अब पास होना बाकी है। तो शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ, जीनियस एक्ट जो पास हुआ था वो ये उसके हिसाब से ये है कि जो भी स्टेबल कॉइन इशू करता है, जो भी कंपनी स्टेबल कॉइन इशू करती है, वो उस स्टेबल कॉइन के इशू करने के लिए वो अपने ट्रेजरी में कोई ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो होल्ड करेगी। एंड वो हर स्टेबल कॉइन 1:1 रेशियो में बैक्ड रहेगा बाय सम सॉर्ट ऑफ ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड। एंड क्लैरिटी एक्ट ये इंश्योर करता है कि ये प्रपोज करता है कि जो भी ये स्टेबल कॉइन इशूअर्स है, क्योंकि वो अपने ट्रेजरी में गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे उनको यील्ड दिया जाए, उनको रिवॉर्ड दिया जाए, उनको जो इंटरेस्ट है, सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कि यील्ड होता है हर ट्रेजरी बिल पे, वो उनको दिया जाएगा। एंड द प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो बैंक्स है वो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं। बैंक्स का कहना ये है कि बैंक्स ये कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेजरी बिल्स पे जो स्टेबल कॉइन इशूअर्स है, अगर उनको आप उस बिल पे इंटरेस्ट या यील्ड दोगे, तो जो इन्वेस्टर्स है, रेगुलर इन्वेस्टर्स है, जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स है, वो बैंक में अपना पैसा नहीं रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, आप अगर सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा होल्ड करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कि 5%, 6% जितना भी होता है। एंड इसी से ही जो बैंक्स है वो ऑपरेट करती है, उनका जो पूरा पैसा है वो आपके सेविंग्स पे ही चलता है, क्योंकि वही पैसा वो आगे लोन के रूप में किसी और को ऑफ़र करती हैं। अगर वो बैंक में लोग डिपॉजिट ही नहीं रखेंगे तो बैंक्स ऑपरेट कैसे करेंगे? उनके पास वो लिक्विडिटी ही नहीं रहेगा कि वो आगे किसी को लोन दे सके। एंड इस चीज़ के लिए ही वो अपोज कर रही है इस क्लैरिटी एक्ट बिल का। वो चाहते हैं कि स्टेबल कॉइन के जो यील्ड है उस पर एक टोटल बैन लगा दिया जाए, एंड उस पर कोई यील्ड नहीं देना चाहिए स्टेबल कॉइन इशूअर्स को। तो इसी बात का जो है वो अपोज कर रहे थे। लेकिन जो क्रिप्टो या फिर स्टेबल कॉइन के जो फेवर में है, उनका जैसे काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हो गए या फिर काफ़ी सारे जो कंपनीज है जो स्टेबल कॉइन इशू करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये पास हो जाए। लेकिन अभी ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। एंड मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा होगा कि स्टेबल कॉइन पे जो यील्ड है वो ऑफ़र नहीं किया जाएगा जो स्टेबल कॉइन इशूअर से उनको। मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा ही दिख रहा है। बैंक्स इस चीज़ को स्ट्रांगली अपोज कर रही है, लेकिन काफ़ी शॉर्ट टर्म है। अगले 2 से 3 हफ्ते क्लैरिटी एक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर ये बिल पास नहीं होता है पिछले अगले 2-3 हफ्तों में, मई एंड तक ये पास नहीं होता है, तो उसके बाद हम एक काफ़ी बड़ा एक लॉन्ग
पॉज देख सकते हैं, जहाँ पे इस क्लैरिटी एक्ट के बारे में जो कांग्रेस है, जो सेनेट है, जो भी लेजिस्लेटर्स है, वो इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे। उनका पूरा फोकस मिड टर्म इलेक्शंस में कैंपेनिंग करने के लिए जो उनका जो मार्केटिंग है उनका वो करने में वो लोग बिजी रहेंगे। एंड शायद उनका उतना टाइम एक नए बिल को पास करने में नहीं जाएगा। तो इसी चीज़ को लेके क्लैरिटी एक्ट में थोड़ा बहुत अभी कंसर्न्स बना हुआ है। देखते हैं अगले 2-3 हफ्ते, जैसे मैंने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा। तो एक बड़ा अपडेट SEC के तरफ से आया है। तो SEC हम जानते हैं ये क्रिप्टो कंपनीज़ को, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, या क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी जो एंटिटीज़ है उनको काफ़ी काफ़ी क्रैक डाउन करता था। लेकिन शायद अब इस चीज़ को लेके SEC ने पहले से काफ़ी जो है सॉफ्ट हुआ है SEC, क्योंकि जो पहले चेयरमैन थे गैरी गेंसलर, वो तो क्रिप्टो को लेके काफ़ी स्केप्टिकल थे, काफ़ी पेसिमिस्ट थे। लेकिन जो करंट SEC चेयर है पॉल एटकिंस, वो थोड़ा बहुत सॉफ्टन है। एंड उनका क्रिप्टो को लेके, वो क्रिप्टो को नेक्स्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसा वो परसीव करते हैं। एंड वो शायद उसके थोड़े बहुत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें थोड़े सॉफ्ट भी रहते हैं क्रिप्टो को लेके। तो अपडेट ये है कि जो भी डीफाई एप्स, वॉलेट्स, ब्राउज़र एक्सटेंशंस है, वो सब फ्यूचर में अब उन पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस या स्ट्रिक्ट जो भी कंडीशंस है वो नहीं लगाया जाएगा। ये SEC के तरफ से एक सॉर्ट ऑफ इशुएंस दिया गया है। लेकिन अगर कोई कंपनी या कोई भी कंपनी जो वॉलेट या फिर ब्राउज़र एक्सटेंशन ऑफ़र करता है, उनको कुछ कंडीशंस SEC के वो फुलफ़िल करने पड़ेंगे। वो कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकता है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर टोकन या फिर कॉइन को प्रमोट नहीं कर सकता। पहली बात तो ये वो पहला रीज़न तो सबसे बड़ा वही है कि वो किसी एक पर्टिकुलर टोकन या किसी पर्टिकुलर कॉइन को प्रमोट नहीं कर सकता है। एंड वो ये किसी पर्टिकुलर टोकन को मार्केट नहीं कर सकता है। एंड हाँ, तो या एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर टोकन को, कॉइन को नहीं जो है मार्केट कर सकता है या प्रमोट कर सकता है। वो हमेशा कस्टमर के या इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है उससे अलाइन करेगा एंड उनको प्रायोरिटी देगा। वो एंड वो एक फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड फीस जो है सारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा, ताकि जो भी कस्टमर जो भी उस पर ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको सबको एक फिक्स्ड फीस ही पे करना पड़े। एंड ऑल्सो वो जो वॉलेट प्रोवाइडर्स है या फिर जो भी ये जो इंस्टीट्यूशंस है, वो ये इंश्योर करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शंस है, मतलब जो भी मार्केट्स है जिस पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सारे में लिक्विडिटी अच्छा रहे, ताकि कस्टमर्स या जो इन्वेस्टर्स है वो कभी भी उनको जब ज़रूरत पड़े वो सेल या बाय कर सके। तो ये कुछ कंडीशंस है जो कि जो डीफाई के जो इशूअर्स है उनको जो या फिर जितने भी डीफाई प्रोटोकॉल्स है उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा। एंड उनके बाद उसके बाद वो सॉर्ट ऑफ SEC उन पे थोड़ा उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी, ऐसा SEC का कहना है। अगला आर्टिकल फॉर ओंडो फाइनेंस है। तो ओंडो फाइनेंस ने SEC के पास एक नो एक्शन रिक्वेस्ट फाइल किया है। तो बेसिकली उनका ये, क्योंकि ओंडो फाइनेंस आप सबको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टोकनाइज्ड एक डीफाई प्रोटोकॉल है। वहाँ पे आप अभी ओंडो फाइनेंस ये चाहता है कि जितने भी ये जो एसेट्स है, स्टॉक्स है, स्पेशली जो स्टॉक्स है, उसका टोकनाइज्ड वर्जन दिया जाए, ब्लॉकचेन पे लेके आया जाए। एंड वो इस SEC से SEC मैंने जैसे बताया थोड़ी देर पहले, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेके। पहले थी, अभी थोड़ा बहुत जो SEC के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो थोड़े बहुत सॉफ्टन हुए हैं, लेकिन फिर भी
उनको ये इंश्योर करना होता है कि इसमें कोई कोई जो इन्वेस्टर्स है वो उनको लॉस ना हो या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे मैंने बताया ओंडो फाइनेंस अब टोकनाइज्ड वर्जन पे काम करना चाहती है, एंड जो कि बेसिकली टोकनाइज्ड वर्जन ऑफ यूएस स्टॉक्स, जिससे क्या होगा जितने भी जो नॉन यूएस सिटीजन्स है जो भी यूएस के बाहर रहते हैं एंड वो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑल्दो आप काफ़ी सारे ब्रोकर्स ऑफ़र करते हैं, लेकिन ये फिर भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो जिनके पास ये एक्सेस नहीं है। तो ओंडो फाइनेंस वो एक्सेस उनके लिए ये एक्सेसिबल बनाना चाहता है, तो ताकि ये अगर ब्लॉकचेन पे रहेगा, जो सारे टोकन्स ब्लॉकचेन पे रहेंगे, तो कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में किसी भी ग्लोब के किसी भी पॉइंट से जो है यूएस के जो स्टॉक्स है वो परचेज कर सकता है। ना सिर्फ स्टॉक्स बल्कि ETFs भी उनमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। एंड वो ये पूरा जो होगा, वो जो भी ये टोकनाइजेशन होगा वो पूरा का पूरा इथीरियम मेन नेट पे होगा, एंड जो उनका जो स्टॉक्स होंगे वो बिटगो जो कि एक कस्टोडियन के रूप में वो जो स्टॉक्स है वो अपने कस्टडी में होल्ड करेगा, एंड ये जो भी सारे ट्रांजैक्शंस है वो सारे के सारे इथीरियम मेन नेट पे होंगे, एंड ओंडो उस चीज़ का वो चीज़ को टोकनाइज करेगा। अब बेसिकली जो स्टॉक्स है, जो ETF से कमोडिटीज है, उन सबको टोकनाइज करके ब्लॉकचेन पे लेके आएगा। ये ओंडो का जो है काम होगा, एंड वो इसी चीज़ के लिए SEC से सॉर्ट ऑफ अप्रूवल मांग रहा है कि बाद में जाके SEC इस चीज़ को इस चीज़ के वजह से ओंडो पे कोई कोई पनिशमेंट ना दे। तो यही बेसिकली SEC चाहता है, ओंडो चाहता है SEC से, क्योंकि ये थोड़ा बहुत, क्योंकि ये US सिक्योरिटीज़ है एंड ये काफ़ी SEC के अंडर आता है, तो SEC मेक इंश्योर करता है कि कोई भी इसमें स्कैम ना हो। तो ये SEC से इसीलिए वो लोग एक सॉर्ट ऑफ अप्रूवल मांग रहे हैं, लेकिन SEC की तरफ से इस चीज़ पे अभी तक कोई कमेंट आया नहीं है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये न्यूज़ काफ़ी ध्यान से सुने। तो 2008 में जब रियल एस्टेट बबल या लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, आप जो भी उसको नाम देना चाहे दे सकते हैं, तो जब ये क्राइसिस आया था 2008 में, हम उसमें मेजर रीज़न ये था कि जो बैंक्स थे उनका जो रियल एस्टेट था उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर था, एंड वो उसके बाद 2008 के क्राइसिस के बाद ये एक्सपोजर को कम करने के लिए प्राइवेट इक्विटी फंड्स है या प्राइवेट क्रेडिट फंड्स है, ये आते हैं पिक्चर में। तो बेसिकली जो रिस्क है, द थिंग इज़, जो ये मीडियम बिजनेसेस हो गए या स्मॉल बिजनेसेस हो गए, ये काफ़ी रिस्की होते हैं, एंड बैंक्स ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो बीच में इसीलिए प्राइवेट क्रेडिट फंड्स आते हैं जो कि ये रिस्क उठाते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो ये ऐसे स्मॉल रिस्की बिजनेसेस होते हैं या मीडियम रिस्की बिजनेसेस होते हैं, उनको ये फंड करते हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो बिज़नेस है वो बढ़ सके। एंड ये बेसिकली पैसा बैंक्स से उठाते हैं, प्राइवेट ये जो इक्विटी फंड्स है या प्राइवेट क्रेडिट फंड्स है, ये बैंक से पैसा उठाएंगे, एंड बट यहाँ पे क्या है, ये एक मिडिल मैन का काम करते हैं, एंड ये पूरा का पूरा रिस्क ये खुद अपने ऊपर लेते हैं। तो पूरा का पूरा रिस्क जो है ये प्राइवेट क्रेडिट फंड्स पे होता है डायरेक्टली। तो ये ये करते आ रहे थे, एंड क्योंकि काफ़ी टाइम से जो इंटरेस्ट रेट्स था यूएस में वो काफ़ी कम था, तो ये जो लोन्स उठाते थे प्राइवेट इक्विटी फंड्स या प्राइवेट क्रेडिट फंड्स जो है लोन काफ़ी सस्ते दामों पे उठाते थे, एंड वो पैसा वो आगे जो छोटे छोटे बिजनेसेस हो गए उनको देते थे ताकि वो आगे बढ़ सके। जो कि आज से कुछ 5-6 साल पहले ऐसा 6-7 साल पहले ऐसा काफ़ी होता था कि जो प्राइवेट क्रेडिट फंड से उन्होंने पैसा उठाया बैंक से एट चीपर प्राइस लोन्स पे, ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट पे उठाते थे, एंड वो आगे लोन्स प्रोवाइड कर देते थे। स्पेशली जो काफ़ी सारे जो टेक्नोलॉजी कंपनी हो गए या सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गए उनको ये प्रोवाइड कर देते थे, एंड ये जनरली 5 साल के आसपास का कुछ टेन्योर होता था ये लोन का। एंड अभी क्योंकि जो रेट्स बढ़ चुके हैं अभी रेट काफ़ी बढ़ चुका है पहले से, तो अभी उनको
या तो वो जो लोन्स है, जो पुराने लोन्स है, उनको रीफाइनेंस करना पड़ेगा, या फिर नए वो उस चीज़ को पे ऑफ करने के लिए नया लोन लेना पड़ेगा। क्योंकि द थिंग इज़ जो काफ़ी सारे, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की सॉर्ट ऑफ बिजनेस है, जो छोटे छोटे बिजनेसेस है वो काफ़ी रिस्की होते हैं, एंड जो उनका जो एसेट्स होता है वो हार्ड टू लिक्विडेट होता है। ये जो प्राइवेट क्रेडिट फंड्स है वो, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, एंड अगर उनको रिटर्न नहीं आता है तो वो लोन पे बैक नहीं कर सकते, एंड जब लोन भरने का टाइम आता है एंड जो एसेट्स है, अगर आप वो जो फंड्स है वो इजीली लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं, तो जो लोन है वो पे करना मुश्किल होता है। एंड इसमें एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि वो लोन नहीं पे कर सकते तो बैंक कहते हैं ओके, आप लोन अभी नहीं पे कर सकते, आप बाद में पे कीजिए, लेकिन जो आपका जो ये जो इंटरेस्ट है वो हम प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करेंगे। तो बेसिकली उससे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ जाता है, एंड अगेन उनको जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ता है प्राइवेट क्रेडिट फंड्स को टू बैंक, एंड ये एक सॉर्ट ऑफ लूप बनने लगता है। एंड तो हो ऐसा रहा है कि आपने काफ़ी बार अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं एंड अगर आप फाइनेंस कंटेंट देखते हैं, या फिर ये सब अगर आप फाइनेंस रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखते हैं, तो आप काफ़ी बार सुन चुके होंगे कि जो काफ़ी सारे जो प्राइवेट क्रेडिट फंड्स है वो इस चीज़ पे एक लिमिट लगा रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, एंड इस चीज़ पे उन्होंने जो प्राइवेट क्रेडिट फंड्स है उन्होंने विड्रॉल लिमिट लगाया है, या फिर विड्रॉल कम्प्लीटली सस्पेंड कर दिया है फॉर टाइम बिंग। तो हो ऐसा रहा है कि जैसे मैंने बताया, जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स है वो पे नहीं कर पा रही है, एंड बैंक्स ने जो इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया है, एंड वो बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एंड अभी ऑलमोस्ट ये जो इसको हम बोलते हैं पेमेंट इन काइंड इंटरेस्ट, तो जो शॉर्ट में PIK पेमेंट इन काइंड इंटरेस्ट, जो कि बेसिकली ये होता है कि जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो ये अभी बढ़ के 6.4% बन चुका है ऑफ द टोटल डेट वॉल्यूम। तो जितना भी प्राइवेट क्रेडिट फंड्स ने लोन उठाया उसका ये 6.4% जितना डेट है उसका 6.4% बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी एक्चुअली काफ़ी नेगेटिव है प्राइवेट फंड्स के लिए। तो काफ़ी सारे ब्लू आउल हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, ऐसे काफ़ी सारे जो प्राइवेट फंड्स है जिन्होंने पैसा उठाया था एंड बैंक से, एंड वो क्या भरना चाहते थे। मॉर्गन स्टैनली का भी काफ़ी सारे फंड है, तो मतलब काफ़ी सारे फंड्स है, वो अभी पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। एंड द थिंग इज़, जो इन्वेस्टर्स अगर पैसा निकालना चाहते हैं क्योंकि ये पैसा जो है इन्वेस्टर्स ने भी तो दिया है ना प्राइवेट इक्विटी फंड में, ना सिर्फ बैंक बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसमें डाल सकते हैं, तो वो अब नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक टेम्पररी सस्पेंशन लगा दिया है प्राइवेट फंड्स ने, एंड जो इन्वेस्टर्स है वो पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, द एसेट्स आर हार्ड टू लिक्विडेट। तो इसके वजह से भी एक कंसर्न माउंट हो रहा है। आप देख सकते हैं अगर ये जो बिजनेसेस है वो पे बैक नहीं कर पाती हैं, तो जो प्राइवेट फंड्स है वो बैंक को पे नहीं कर पाएंगे, वो इन्वेस्टर्स को पे नहीं कर पाएंगे, एंड ये सब जो है बैंक के बुक्स पे एक बैड लोन बनेगा, एंड वापस से शायद वही बैंक्स क्रैश हो सकते हैं, ऐसा बैंक्स कोलैप्स हो सकते हैं, ऐसा एक मार्केट में फियर बनेगा। एंड ये इसीलिए हम इसको 2008 से काफ़ी कोरिलेट कर रहे हैं। लेकिन फेड ने इस चीज़ पे कमेंट करते हुए ये कहा है कि अभी ये एक सिस्टमैटिक थ्रेट नहीं है। 2008 में 80% ऑफ द फंड्स जो भी एसेट्स थे वो लॉक्ड थे, जिनको लिक्विडेट करना काफ़ी हार्ड था, लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी उतना बड़ा रिस्क नहीं है ये, ऐसा फेड ने क्लियरली कहा है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक आप इस चीज़ पे और रिसर्च कीजिए, आप ये समझिए कि क्या एक्चुअली में हुआ है, क्या हो रहा है, एंड क्या आपको लगता है कि जो ये प्राइवेट क्रेडिट फंड्स जो अभी सस्पेंशन लगाया है विड्रॉल पे, वो कितना लंबा चल सकता है एंड कब तक ये चल सकता है। इस चीज़ पे आप प्लीज़
थोड़ा खुद का एक रिसर्च करिए। अगला आर्टिकल तो ग्रे स्केल हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या जो बड़े बड़े AMCs हेज फंड्स हो गए, वो धीरे धीरे अब क्रिप्टो या ब्लॉकचेन की तरफ आ रहे हैं एंड उस चीज़ में पैसा डाल रहे हैं। एंड हम सबको पता है क्रिप्टो ब्लॉकचेन एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है एंड ये फ्यूचर में बहुत बड़ा एक रियल वर्ल्ड यूटिलिटी भी है। तो वो लोग का कुछ ऐसे टोकन्स, तो ग्रे स्केल का ग्रे स्केल ने रिसेंटली एसेट्स अंडर कंसिडरेशन का एक लिस्ट जारी किया है जहाँ पे उन्होंने कुछ टोकन्स के बारे में बात किया है। मैं चाहता हूँ आप जाइए, आप कॉइनपीडिया पे जाइए, आप देख सकते हैं वहाँ पे ग्रे स्केल ने एक लिस्ट जो है रिलीज़ की है। वहाँ पे मैं कुछ टोकन्स के नाम दे देता हूँ। चेलो एक है, ट्रॉन है, टोन कॉइन है, हाइप है, जुपिटर है, पेंडल, मॉर्फो, सिरप है, वर्चुअल है, वर्ल्ड कॉइन है, ग्रास है, रोबो है, HNT, जीटो, काफ़ी सारे कॉइन्स है एंड डिफरेंट ये जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ कॉइन्स है, डीफाई, AI प्लस क्रिप्टो यूटिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिप्टो का बेसिकली लेयर 0 लेयर 1 टोकन्स, उनमें काफ़ी सारे जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स है उनमें जो है इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमको क्लियरली दिख रहा है। तो प्लीज़ आप जाइए, आप पहली बात तो ये लिस्ट उठाइए, कॉइनपीडिया पे ये आर्टिकल है, वहाँ पे जाइए, आप ये आर्टिकल अच्छे से पढ़िए एंड अगर हो सके तो उन टोकन्स में, उन कॉइन्स में आप खुद का अपना रिसर्च कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिसर्च करके दूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ इन चीज़ों को रिसर्च करने में एंड आपको एक शॉर्ट समरी प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आसानी हो डिसीजन लेने में। तो अब रिसेंटली जो है US का CPI, मार्च का CPI डेटा निकल के आया था एंड हेडलाइंस डेटा तो थोड़ा बहुत कंसर्निंग है क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो 3.3% बढ़ के आया है, जो कि फरवरी में 2.4% था, वो मार्च में 3.3% तक बढ़ चुका है एंड ये मंथ ऑन मंथ जो इंक्रीज़ है वो 2022 जून के बाद सबसे बड़ा इंक्रीज़ है। तो ये इसीलिए थोड़ा बहुत कंसर्निंग है। अगर हम कोर CPI देखें जो कि एनर्जी को एंड फूड को हटा देता है, तो वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, वो सिर्फ 0.2% बढ़ा है मंथ ऑन मंथ। तो जहाँ पे हम देखेंगे जो मेजर सर्ज है वो सिर्फ एनर्जी प्राइसेस में हुआ है, जो कि मार्च के महीने में 10.9% बढ़ा है एनर्जी प्राइसेस। तो उसी की वजह से जो है जो CPI है वो काफ़ी बढ़ के आया है मार्च के महीने का। ये हम देखें सिर्फ और सिर्फ जो है एनर्जी प्राइसेस की वजह से, लेकिन जो अदर प्राइसेस है हमने एक्सपेक्ट किया था कि फ़ूड के प्राइसेस भी बढ़ेंगे क्योंकि फूड ग्लोबल सप्लाई चेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड अगर जो ऑयल है या ग्लोबल सप्लाई चेन में थोड़ा बहुत भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं तो हम देखते हैं कि जो जैसे ऑल्सो फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से फर्टिलाइज़र्स भी काफ़ी पास होते थे, उसके वजह से हम एक्सपर्ट्स ये एनालिस्ट ये कह रहे थे कि जो फूड के प्राइसेस है वो बढ़ेंगे, लेकिन एज सच अब ऐसा हुआ नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन अप्रैल का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये महीने का CPI, अगले कुछ महीनों का CPI एक्चुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो मार्च के महीने में तो फूड इन्फ्लेशन हमने उतना नहीं देखा, लेकिन जो एनर्जी प्राइसेस में है काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लेशन हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत मार्केट के लिए कंसर्निंग हो सकता है, लेकिन मार्केट ने एज सच उस चीज़ पर ज़्यादा रिएक्ट किया नहीं है। तो XRP में रिसेंटली एक वेल ट्रांजैक्शन देखा गया है जहाँ पे एक वेल ने ऑलमोस्ट $119 मिलियन का जो XRP टोकन है वो अपने वॉलेट से जो है कॉइन बेस पे ट्रांसफ़र किया है। जनरली इस चीज़ को थोड़ा बहुत नेगेटिव परसीव किया जाता है, क्योंकि ये शो करता है कि शायद जो होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, वो अपने टोकन्स बेचना चाहता है, इसलिए वो एक एक्सचेंज पे पैसे ट्रांसफ़र करता है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि वो डेफिनेटली सेल करे। हो सकता है वो वो थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करे या फिर
अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की कोशिश करे। तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा एक सेल ऑफ नहीं शो करता। माइक्रो स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी ने फिर से ऑलमोस्ट 1 बिलियन वर्थ के जो है BTC जो है परचेज़ किए हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 71,900 पर कॉइन। अभी उनका टोटल होल्डिंग्स है 780,897 BTC एंड जो उसका एवरेज कॉस्ट है 75,577 एंड जो वो BTC होल्ड करते हैं ऑलमोस्ट 59 बिलियन US डॉलर्स का जो है BTC स्ट्रैटेजी होल्ड करता है। तो इनसेन अमाउंट है। तो अगर BTC मान के चलिए 80,000 या 100,000 डॉलर्स का जो लेवल है वो वापस रीगेन करता है, तो स्ट्रैटेजी तो बहुत पैसे छापेगा, मतलब बहुत पैसे छापेगा। तो अब आते हैं फाइनली मार्केट्स पे। तो मार्केट्स में क्यों आज, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों मार्केट स्पेशली जो US मार्केट है वो इन ग्रीन क्लोज हुआ है, तो उसके 2-3 रीज़न्स है। पहला रीज़न तो ये कि ऑल्दो जो डील था जो पीस डील के बारे में बात करने के लिए US के तरफ से JD वैंस जो कि US के वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड आई थिंक ईरान की तरफ से ईरान के स्पोक्स पर्सन जो ईरान के स्पीकर थे वो गए थे, बातचीत हुई 21 आवर्स का जो कुछ डिस्कशंस चला था एंड उसके बाद भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आया था, कोई एक दोनों की तरफ से कोई अग्रीमेंट नहीं निकल के आया था। जहाँ तक मैंने न्यूज़ में पढ़ा है रीज़न ये था कि US चाहता था कि जो ईरान है वो अपने जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है वो डिस्ट्रॉय कर दे या हैंड ओवर कर दे एंड वो फ्यूचर में भी ये न्यूक्लियर वेपन्स पे या उस चीज़ पे काम ना करे, न्यूक्लियर एनर्जी पे काम ना करे एंड उस चीज़ को लिए ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया है, उस चीज़ को कम्प्लीटली जो है रिजेक्ट किया, उस ऑफ़र को ईरान ने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया एंड शायद उसी के वजह से वो डील नहीं हो पाया। लेकिन जो इन्वेस्टर्स है, जो मार्केट है इन जनरल, वो अभी भी थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक है मैं कहूँगा। लोगों का ये मानना है कि जल्द ही ये टॉक्स कंटिन्यू रहेंगे। एज सच अभी ये जो डिस्कशंस है, जो टॉक्स है, उसका दी एंड नहीं है, अभी और टॉक्स होंगे और 2-3 बार शायद टॉक्स होगा टू कम टू एन अग्रीमेंट एंड शायद अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है। एंड जो ट्रंप ने सीज़ फायर का अनाउंसमेंट किया था आई थिंक लास्ट वीक फॉर 2 जो कि 2 हफ्ते का था, वो अभी भी कंटिन्यू है, वो उसमें एज सच कुछ चेंजेस नहीं आया है, वो सीज़ फायर अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन जो US है वो अपने नेवल शिप्स को जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे बेच रहा है एंड जो अब US जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी शिप्स पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास करती थी वो सॉर्ट ऑफ एक टोल फी जो है ईरान को पे करती थी जो कि अभी हो रहा था जब से वॉर चालू हुआ है एंड उस चीज़ से शायद ईरान अपने वॉर को फंड करता था, ऐसा US का कहना है। एंड उसी चीज़ को रोकने के लिए जो है US ने अपने नेवल शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने के लिए भेजा है, ताकि जो भी शिप्स चाइनीज़ शिप्स या जो भी अदर कंट्री के जो शिप्स पास होते थे वो वहाँ से पास ना हो पाए, या फिर एटलीस्ट जो ईरान को पैसे दे रहे थे वो वाले शिप्स ना पास हो। इसी चीज़ के लिए जो है उन्होंने अपने नेवल शिप्स को भेजा है। लेकिन ईरान ने कहा है कि अगर वो जो US के शिप्स है अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नज़दीक आते हैं तो उन पे अटैक करेंगे वो। लेकिन अभी तो 25 शिप्स 18 या 25 शिप्स ऐसा कुछ जो है US ने ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ भेज दिया है एंड ऐसा जो है ट्रंप ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है। तो पहला रीज़न वो था थोड़ा बहुत मार्केट अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है कि ये जो टॉक्स है वो कंटिन्यू रहेंगे एंड शायद जल्दी एक पीस डील हो सकता है या फिर एक सीज़ फायर हो सकता है। दूसरा रीज़न जो है कि जो टेक स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म किया था, मार्केट थोड़ा बहुत
अर्निंग्स पे फोकस कर रहा है अभी, क्योंकि अर्निंग सीज़न चालू हो चुका है बैंक्स की, एंड काफ़ी जो टेक स्टॉक्स है उनके अर्निंग्स आने वाले हैं। तो उस चीज़ को अभी जो है मार्केट कंसिडर कर रहा है। इस हफ्ते काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स के जो है अर्निंग्स रिपोर्ट आने वाले हैं। ऑलरेडी आज गोल्डमैन सैक्स का जो है अर्निंग्स रिपोर्ट आ चुका है, जहाँ पे उनका जो रेवेन्यू है वो अच्छा आया है, लेकिन जो फिक्स्ड इनकम है, जो फिक्स्ड रेवेन्यू, करेंसीज, कमोडिटीज़ है, उन पे थोड़ा बहुत जो है उसमें थोड़ा बहुत गिरावट देखी गई है गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट में। तो इसलिए थोड़ा बहुत मिक्स्ड रिजल्ट्स था मैं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट ने अच्छा खासा इन ग्रीन क्लोजर दिया है। एड क्रिप्टो मार्केट पे आते हैं तो क्रिप्टो मार्केट भी आई थिंक इसी वजह से अभी थोड़ा ऊपर है, क्योंकि जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। थोड़ा बहुत फोकस वॉर से हट के अर्निंग्स पे जो है मार्केट फोकस कर रहा है। एंड अगेन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगले कुछ हफ्तों में क्या निकल के आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट्स है। हम देख रहे हैं एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं, एंड दूसरी तरफ फाइनेंशियल जो पॉइंट्स है वो भी काफ़ी नेगेटिव है। जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो भी सॉर्ट ऑफ काफ़ी नेगेटिव है। ये वीक में ऑल्सो फेड का एक स्पीच लाइनअप है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये फेड का ऑफिशियल स्पीच होगा आफ्टर द वॉर स्टार्टेड, आई थिंक वो थर्सडे या फ्राइडे को है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, बट आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको सारा जो न्यूज़ है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है। एंड until next time, bye, take care.